बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर और आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 4 और चैप्टर का जो नाम है वो है वर्क एंड एनर्जी। और उसमें हम पहला जो टॉपिक करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जबकि हम स्कूल फिजिक्स में इसको बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस करके आए हुए हैं कि वर्क डन होता क्या है, तो वहां भी हमने एक सिंपल इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कि जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास वर्क आता है। इसी चीज़ को अगर मैं एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं कि ये कहना क्या चाहता था कि देखो आपके पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पे रखी है। अगर आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जब आपने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की तो बॉडी आपकी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाएगी और पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाएगी। उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया हुआ था। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है। वहाँ पे भी जो हमने चीज़ डिस्कस की थी स्कूल फिजिक्स में, वहाँ पे भी हम कांस्टेंट फोर्स को ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने सिंपल इसका जो नाम रखा हुआ था वो था वर्क डन। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम इसी चीज़ को मज़ीद किस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं और किस तरह से वर्क डन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए वो एक छोटी सी एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप इस तरह से भी कह सकते हो कि आप उस बॉडी को पुल कर रहे हो विद अ कांस्टेंट फोर्स f। और जब आप बॉडी को पुल कर रहे हो तो वो आप बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी थीटा। तो जब आप बॉडी को पुल करोगे तो बॉडी आके पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाएगी। तो जब आपकी बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाएगी तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डी होगा। तो मतलब अब आप जो फोर्स है वो किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे हो। तो ये बात हमेशा याद रखो कि जब भी मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना होता है या हम उस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो हमेशा जो फोर्स होती है वो किसी ना किसी एंगल पे लग रही होती है, जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे देखो ज़रा कि आपके पास फोर्स को हम किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे थे और अगर मैं इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करूँ तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैं स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूँ या मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखो फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर है कि जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करो या उन दो वेक्टरों के दरमियान डॉट या स्केलर प्रोडक्ट हो, इसी चीज़ को हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कि जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो रिजल्टेंट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब देखो जब मैंने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की और बॉडी आके पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चली गई है और वो जो एंगल बना रही थी वो थीटा एंगल बना रही थी। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या चीज़ थी, कि हमने जो चीज़ डिस्कस की थी अगर कोई बच्चे भूल चुके हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास इक्वल होता है ए बी कोस थीटा के। जबकि ए एंड बी दो वेक्टर हैं, उनके दरमियान आपने डॉट या स्केलर प्रोडक्ट लिया है तो आंसर आपके पास ए बी कोस थीटा आएगा। ए और बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि कोस थीटा उसके एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर आपने W इक्वल टू इस इक्वेशन 1 कहा था, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा का है, तो अगर मैं इसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि W इक्वल है एफ डी कोस थीटा। जब मैंने एफ डॉट डी को ख़त्म किया तो एफ डी कोस थीटा ही क्यों लिखा, मैंने एफ साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। अब उसकी भी एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है, देखो अगर आपके पास एक बॉडी, जैसा कि ये मैंने एक बॉडी ड्रा की, अगर मैं इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और बॉडी को पुल कर रहा हूँ विद कांस्टेंट फोर्स एफ, तो जब मैं बॉडी को पुल करूँगा तो डेफिनेटली बात है वो कोई ना कोई एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। अब हमने देखना है कि मैं जब बॉडी को तो पुल कर रहा हूँ तो उसकी तो डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो बॉडी आपकी मूव कर रही है वो इस तरफ कर रही है, पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जा रही है।
अब बॉडी आके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, तो अब हम देखेंगे कि फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से बॉडी आपकी मूव कर रही है। क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम उसके कंपोनेंट में भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब मैं इसको उसके कंपोनेंट में करूँगा तो आपके पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। और आपको पता है कि आपके पास ये जो चीज़ इसके साथ जो एंगल बन रहा होता है वो थीटा होगा। तो जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो फोर्स का एफ वाई होगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो एफ एक्स होगा। अब इस डायग्राम में एक चीज़ गौर से देखने वाली है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, अपवर्ड है, और जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। कि मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका एक्स कंपोनेंट मूव कर रहा है। तो अब अगर इस कंपोनेंट के दो हिस्से, फोर्स के मैंने दो हिस्से किए थे, जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊँ तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखो फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो अपवर्ड था। अब देखो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, वो ज़मीन के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो इस बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, वो नीचे की तरफ होगा डब्ल्यू, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये एफ वाई, ये अपवर्ड होगा। तो मतलब कि अब देखो फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस वेट के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। मतलब जितना बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा उतना ही उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपवर्ड होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे के असर को क्या कर रहे होते हैं, कैंसल आउट करते हैं, जिसकी वजह से ना तो बॉडी अपवर्ड जा सकती है और ना ही बॉडी डाउनवर्ड आ सकती है। अब इस फोर्स का जो बाकी कंपोनेंट बचता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, और यही वजह है कि फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को मज़ीद लिखूं तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एफ वाई आपके पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा के, और जबकि एफ एक्स आपके पास इक्वल होता है एफ कोस थीटा के। जबकि अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो उसके वेट के साथ बैलेंस हो रहा है, तो इस मीन के मूव बॉडी जो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मूव नहीं कर रही। तो वो किस वजह से मूव कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मूव कर रही है। तो अगर आपके पास बॉडी सिर्फ उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मूव कर रही है, तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो वर्क आपके पास जो इक्वल होगा एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ रिप्रेजेंट किया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें मैंने एंगल को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, कोस थीटा को करवा दिया है। तो अब आपके पास ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जबकि थीटा उसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी किस एंगल पे मूव करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं बुक के अकॉर्डिंग, तो अब देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में इजी हो, कि वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि अगर आपके पास एक बॉडी है उस पर आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। देखो अब ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, तो इस वजह से उसने यहाँ पे कहा हुआ है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कि जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर मैं इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कहता हूं कि जब भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी आपकी मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है, और वो जो बॉडी मूव कर रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मूव करेगी। अब यहाँ पे फिजिक्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब वर्क कब होगा, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, इसी को मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अगर मैं इस इक्वेशन को सिर्फ यहाँ पे देखूं तो देखो यहाँ पे वर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपके पास फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो उसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है।
अब इनका क्या मतलब है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। फिजिक्स कहती है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी आपका डिस्टेंस कवर करती है। तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी आके पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चली जाती है। अब वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि उसने इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लेकिन बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही, बॉडी अपनी जगह पे ही रुकी हुई है। मतलब अगर आप एक दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो मतलब फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन दीवार आपकी मूव नहीं कर रही। तो अगर दीवार मूव नहीं कर रही तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी आपके पास इक्वल होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही। अगर मैं इस फार्मूले में लिखूं तो एफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंगल अभी हम डिस्कस नहीं करते, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया उसके साथ तो वर्क डन क्या आया, 0 आया। मतलब अगर आप एक दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही, तो फिजिक्स कहती है कि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सारी वेस्ट है, तो इस वजह से वर्क 0 होगा। एक और सिनेरियो इसमें आता है कि अब एंगल, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एंगल पे किस तरह से डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम को देखो, वर्क डन की एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वो क्या कंडीशन है, वो ये कह रहा है कि बॉडी आपकी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चली गई, आपने फोर्स लगाई, उसने डिस्टेंस भी कवर कर लिया, लेकिन वो कहता है कि अगर आपने जो फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाई है और बॉडी आपकी जो मूव कर रही है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, स्ट्रेट, तो अब देखो ये फोर्स थी और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था। अब जैसा कि यहाँ पे फोर्स अपवर्ड है और जबकि वेलोसिटी उसकी स्ट्रेट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल क्या होगा, 90 होगा। थीटा की अगर बात की जाए तो 90 होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 का एंगल बना रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं एफ डी कोस 90, और हमें पता है कि कोस 90 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो इस वजह से फोर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो वर्क भी आपके पास क्या आएगा, वर्क 0 के इक्वल आएगा। फिजिक्स कहती है कि अगर आप फोर्स अप्लाई भी कर रहे हो और उसको बॉडी आपकी मूव करके ए से बी की तरफ जा रही है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल वो 90 बन चुका हुआ है, फिर भी आपके पास जो वर्क होगा 0 होगा। तो इन शॉर्ट के हमने जब भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करनी है, एक तो किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई करनी है, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी वो डिस्टेंस कवर करे, ए से मूव करके बी पे चली जाए। अगर ये दोनों कंडीशन के अलावा अगर बात करते हो, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी मूव करती है और वो एंगल 90 नहीं बनाती, तो तब कोई ना कोई वर्क डन होगा। और अगर एंगल 90 बना रही है तो हम कहेंगे कि वर्क 0 है, आपने जितना भी काम किया है आपके सारे का सारा काम 0 हो चुका हुआ है, वेस्ट हो चुका हुआ है। इसके साथ ही अगर मैं इसको एज अ ग्राफ डिस्कस करूं तो मैं इसको ग्राफ भी बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकता हूं। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली, उसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं। अब यहां पे देखो ज़रा, हॉरिजॉन्टल मैंने डिस्प्लेसमेंट रख लिया और परपेंडिकुलर मैंने फोर्स रख ली। अब यहां पे देखो कि हमने जो चीज़ यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क डन एज अ कांस्टेंट फोर्स। अब मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 60 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई करता हूं, तो बॉडी डिस्टेंस तो कवर करेगी लेकिन फोर्स चेंज नहीं होगी, तो आपके पास जो लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसा कि इस डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है कि आपने फोर्स तो अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने से जो लाइन आपके पास आ रही है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये जो एरिया शेडेड रीजन होगा ये उसके वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो बॉडी है वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ अगर गई है, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको मैं एरिया शेडेड रीजन से भी ड्रा कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी मैं एज ए ग्राफ के में भी इसका एरिया फाइंड करते हुए, ये जो एक रेक्टेंगल है इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगल आपके पास बनी है इसका एरिया फाइंड करते हुए बड़ी आसानी से वर्क की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन को डिस्कस करूँ
तो उसने क्या कहा था, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हम जो ले रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट और या स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये इस वजह से भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। वर्क में हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती है, लेकिन हमें एंगल की ज़रूरत नहीं होती कि किस एंगल पे आप काम कर रहे हो। तो इस वजह से हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? इफ़ ये दूसरी कंडीशन को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले मैं थर्ड कंडीशन को देख लूँ। इफ़ थीटा इक्वल टू 90, अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होगा तो वर्क डन तब भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये चीज़ अभी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो तो वर्क तब 0 होता है। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। उसने कहा था थीटा इज़ लेस देन 90। अगर तो आपके पास थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी तो आपके पास जो वर्क की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ कंडीशन है वो कहता है थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, तो तब आपके पास जो वर्क की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसमें क्या थी? वर्क की वैल्यू पॉजिटिव थी, और जब लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव होगा, जब ग्रेटर देन 90 होगा तो वो नेगेटिव होगा। ओके, तो फिफ्थ कंडीशन को, उसके यूनिट को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें कि थीटा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव क्यों है, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव क्यों है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ। ये चीज़ हम 10th क्लास में ही बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस करके आ चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस लाइन है सारी की सारी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जब राइट साइड पे चलूँगा जितनी भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी एक्स की, और वाई की जितनी भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होगी। जब इस ओरिजिन से राइट साइड पे आऊँगा वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, अगर मैं अपवर्ड बात करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। इसी तरह से जब मैं डाउनवर्ड मूव करूँगा तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अब वो कहता है कि जब एंगल लेस देन 90 होगा, तो एंगल लेस देन 90 से मतलब ये है कि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो अगर मैं लेस देन 90 की बात कर रहा हूँ तो इट्स मीन कि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हो। तो ये याद रखो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी तो ग्रेटर देन 90 से मतलब ये है कि अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बजाय सेकंड कोऑर्डिनेट में आ चुका हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है। तो जब वो इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो तब उसने उसकी वैल्यू नेगेटिव बोली थी, वो इस वजह से कि सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव होती है वो साइन या इसका कोसेकेंट जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। तो इसलिए उसने कहा था थीटा लेस देन 90 हो तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 हो तो नेगेटिव होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट को बड़ी डिस्कस करना बड़ा आसान है, SI यूनिट। तो देखो मैं सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, F&D। मैं सिंपल उसके फार्मूला लिखता हूँ। तो फोर्स का बेसिकली यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो वर्क का क्या यूनिट होगा? वो होगा न्यूटन मीटर। और इसी चीज़ को हम जाउल भी कहते हैं, यानी कि JOULE जाउल। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो जाउल होगा। तो जाउल आपके पास किसके इक्वल होता है? वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो ये था आपके पास फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। आई होप सो कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और अपने कीमती कमेंट से हमें लाजमी बताइएगा कि मैं किस तरह से अपनी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।